हेलो आदाब, वेलकम बैक। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। भैया आज आज इस सफर का आखिरी लेक्चर और आखिरी लेक्चर चैप्टर नंबर 14, यानी कि चैप्टर का नाम रहेगा प्रोबेबिलिटी। बहुत ही आसान चैप्टर, 3 से 4 मार्क्स इस चैप्टर के अंदर से बेटा पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस करेंगे, फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम्स में आने की है। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, और आपके एनसीईआरटी में से जितने भी क्वेश्चन ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि इस साल पूछे जा सकते हैं, तो बेटा वो सब आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आज ऑब्वियसली अपनी गन शॉट सीरीज का आखिरी लेक्चर है, ठीक है बेटा। तो आज आखिरी बार हम आपके साथ एक सेशन में मिल रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली है सर, मैराथन्स के अंदर बड़ी बातचीत करने तो पहुंची गई, लेकिन उससे पहले ये आखिरी लेक्चर, और आखिरी लेक्चर बहुत शानदार, बहुत बेसिक से उठाकर बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी के, आपके क्लास 10th लेवल के और जेके बोस क्लास 10th लेवल के सारे क्वेश्चंस बेटा आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे। समझ गए बात सर? बहुत क्लियर। अब बात करते हैं आज के इस चैप्टर की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इससे पहले आपने इस चैप्टर के नोट्स को ढूंढना हो तो आप पीडब्ल्यू ऐप के अंदर जा सकते हैं। वहां जेके बोस क्लास 10th के नाम का एक बैच मेरी जान आपको मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। बैच के अंदर इनरोल हो जाइए क्विकली, सारे नोट्स आपको बैच के अंदर बेटा मिल जाएंगे। समझ गए बात? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक का। और सर क्या रहेगा? सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, हमारी प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कितने टर्म्स है वो सब समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बेटा थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे लेते हैं, मैथमेटिकली थ्योरेटिकल अप्रोच कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेगेशन क्या होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। देन वी विल गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स। उसके बाद बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्ड्स जो है बेटा, ये सारे लेक्चर्स, सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको बहुत सारे भर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और साथ में हर एक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड सारी बेसिक बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है मेरी जान? तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस सेशन की। सबसे पहले एक सिचुएशन को समझिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच होने जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं रोहित शर्मा और पैट कमिंस अपनी स्क्रीन के ऊपर, दोनों ने टॉस उछाला, सिक्का ऊपर गया। आप मुझे बताइए बच्चों, क्या चांस है इंडिया के इस टॉस के जीतने का? सर आप बोलेंगे सर दो सिचुएशंस है अपनी कॉइन के ऊपर, या तो एक तरफ टेल है एक तरफ हेड है। या तो सर इंडिया टॉस जीत सकती है, या तो सर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत सकती है। बहुत सिंपल कहानी। मैंने कहा क्या चांस है इंडिया के टॉस जीतने का? आप बोल रहे हैं सर दो ही सिचुएशन है, 50% चांस है। आपके जहन में यही चीज आ जाएगी कि सर 50% चांस है, या तो इंडिया जीतेगी या तो सर ऑस्ट्रेलिया टॉस को जीतेगी। बात खत्म। यही बात खत्म हो जाती है। और मैंने आपसे कह दिया कि अगर आप इस सिचुएशन को समझ पाए तो यहां बात की हमने चांस की। मैंने क्या कहा आपसे? कितने प्रतिशत या बेटा कितना चांस है इंडिया के टॉस को जीतने का? मैंने बात करा बेटा चांस के बारे में। आप मुझे बताइए ये चांस क्या होता है? क्या पॉसिबिलिटी है? क्या इस चांस को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है? बोलो। यानी कि सर कितने परसेंट चांस है इंडिया के टॉस को जीतने का? तो मैं तुमसे बोल रहा हूं ये चांस को तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो बेटा मेजरमेंट ऑफ चांस, बेसिक बातचीत आप याद रखेंगे। मैं आपको सिंपल चीज बताऊं, मेजरमेंट ऑफ चांसेस। ठीक है बेटा, इस मेजरमेंट ऑफ चांस को बेटा नाम दिया गया मेरी जान प्रोबेबिलिटी। समझ गए बेटा बात? क्या नाम दिया गया? प्रोबेबिलिटी। अब हर एक सिचुएशन में जरूरी थोड़ी है कि दो ही तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो।
हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरह के सिचुएशंस बेटा अवेलेबल हो सकते हैं। अब बात को आप समझ गए सर? बहुत क्लियर, बहुत शानदार तरीके से। मैंने क्या कहा, किसी भी सिचुएशन के अंदर आप किसी चीज के होने या किसी चीज के न होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, उन चांसेस को आप मेजर कर सकते हो। मैंने कहा इसी मेजरमेंट का नाम प्रोबेबिलिटी होता है। फिलहाल आप क्लास 10th के लिए आप इतना समझ ले, बहुत बेसिक है, बहुत शानदार चीज है, आपको याद रखना चाहिए। हम बहुत सारी इन चांसेस को अपने क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेट भी करेंगे। अब हमने कहा सर प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी ऐसी टर्म्स है बेटा जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो पहली बात आती है बेटा एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सर साइंस लैब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स आते हैं। अरे यहां पे भी एक्सपेरिमेंट यही चीज बताता है, तुमने कुछ कर दिया उसे हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। मैंने क्या कहा, एक ऐसा ऑपरेशन या बेटा एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऑपरेशन या एक ऐसी एक्टिविटी जो रिजल्ट करे सम वेल डिफाइंड आउटकम्स में। सर ये वेल डिफाइंड आउटकम्स क्या होते हैं? मैंने कहा तुझे अगर मैं दे दूं सिचुएशन कॉइन को टॉस करने का, तेरे पास हेड होगा और टेल होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बोल कुछ और आ सकता है क्या? नहीं आएगा सर। वेल डिफाइंड रिजल्ट से मेरे पास टेल एंड हेड, सिंपल। एक्सपेरिमेंट मैंने क्या कहा, सिंपल तरीके से एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसी एक्टिविटी जिसके बाद, करने के बाद मेरे पास कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स हासिल हों, उस रिजल्ट को, उस एक्टिविटी को बेटा हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर। अब बात आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मैंने कहा भैया हेड एंड टेल का केस आता है कॉइन का, जरा समझाओ मुझे। मैंने कहा भाई मैंने कॉइन को टॉस करा, ध्यान रख, सुन मेरी तरफ, कमेंट पे मत जा यार, कमेंट मत कर, तू ध्यान रख, मुझे ध्यान रख, तेरे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं तुझे, ठीक है? तो थोड़ा आगे फोकस करके रख। मैं गारंटी देता हूं इस लेक्चर को देखने के बाद तुझे प्रोबेबिलिटी में कभी कोई डाउट नहीं मिलेगा क्लास 10th लेवल तक का, ठीक है बेटा? मैंने कहा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स के बारे में पता है कि क्या आ सकता है। नहीं समझा तुम? मैंने कहा तुझे हेड और टेल के केस में यह सिचुएशन पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तुझे दो आउटकम्स तो पता है, बट तू डायरेक्टली ये एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा। इस तरह की सिचुएशन को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जहां आपको आउटकम्स तो पता है, ठीक है बेटा, आउटकम्स तो तुझे पता है, लेकिन मेरी जान तुझे यह नहीं पता कि डायरेक्टली क्या आ सकता है। बात क्लियर? अब मैंने कहा है भाई तुझे मैं एक कॉइन दे देता हूं, एक कॉइन दे देता हूं जिसमें तेरा रिजल्ट कॉइन के दोनों तरफ हेड दे रखा है, बॉल। इसमें तुझे रिजल्ट भी पता है, इसमें तू भाई क्विकली एक्सेस कर सकता है कि सर अगर दोनों तरफ हेड है तो ऊपर घुमाने के बाद हेड ही तो आएगा। समझ गए बात? अब रैंडम एक्सपेरिमेंट से तू क्या समझा? सर एक ऐसा प्रोबेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर तुझे रिजल्ट्स तो पता है, लेकिन तू ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि कौन सा रिजल्ट आएगा। समझ गया बात? बहुत अच्छे तरीके से यह बात तुझे क्लियर हो गई। इसके बाद आती है बेटा दो और कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं ट्रायल एंड आउटकम। अब देख मेरी जान, ट्रायल क्या होता है? ट्रायल क्या होता है? बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वंस इज कॉल्ड एज अ ट्रायल। एक एक्सपेरिमेंट को मैंने कॉइन को टॉस करा एक बार, ये जो मैंने टॉस करा इसे मैंने ट्रायल बोल दिया, बात खत्म। सर डाइस को मैंने एक बार ऊपर फेंका, इज ट्रायल, दैट इज इट। समझ गया बात? अरे सर आउटकम के बारे में पूछो, आउटकम क्या होता है? अरे भाई बोल, मैंने कहा तूने एक ट्रायल करा, तूने बेटा एक ट्रायल करा, क्या करा? ट्रायल करा। द रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड एज आउटकम। अरे भाई तूने एक कॉइन ऊपर फेंका, कॉइन ऊपर फेंका, कॉइन जैसे ही तूने फेंका तेरे पास हेड और टेल दो चीजें दिखने को मिली, तो ये तो रिजल्ट है, आउटकम है। समझ गया बात?
मैंने कहा भाई रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल, आपने एक कॉइन ऊपर फेंका, आपके पास हेड आया, यह हेड क्या है, तुम्हारा आउटकम है। बात खत्म, बात खत्म। ट्रायल समझ गया तू, आउटकम समझ गया तू। अब नेक्स्ट दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, सिंपल स्पेस क्या होता है और बेटा इवेंट क्या होता है। समझ गए बात? The set of all possible outcomes of an experiment is called as simple space. मैंने कहा भाई सिंपल तरीके से बता रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं एक डाइस को टॉस करता हूं बेटा, तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं सर? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। बोल कुछ और आएगा क्या? अरे सर नहीं आएगा। मैंने कहा सारे पॉसिबल आउटकम्स, एक एक ट्रायल को, एक डाइस को तुम एक बार बेटा रोल कर रहे हो, तो जितने ये आउटकम्स आए ये इसका सिंपल स्पेस कहलाते हैं। बात खत्म, बात खत्म। मैंने क्या कहा, एक डाइस को रोल करा, कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब सर जब कॉइन को टास्क करेंगे, एक कॉइन को मैंने एक बार टॉस करा मेरी जान, एक कॉइन को जब तू एक बार टॉस करेगा बेटा, तेरे पास या तो हेड आया या तो टेल आया मेरी जान। बात खत्म। या तो हेड आया या तो टेल आया, तो इसका मतलब है इसके सिंपल स्पेस में तुझे एच और टी दो चीजें दिखने को मिलेंगी जब तू कॉइन को एक बार टॉस करेगा। अब सर मेक करेगा कॉइन को 2 बार टॉस, मेक करेगा कॉइन को 2 बार टॉस। हमने कहा ठीक है कर ले, हमने कहा ठीक है कर ले। देख बार अगर तू 2 बार टॉस करेगा, या तो एच एच आएगा दोनों में हेड, या तो मेरी जान दोनों में टेल आएगा। बात खत्म। या तो सर पहली वाली में एच, दूसरी वाली में टेल, ये तो सर टेल या तो सर एच। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं इन टॉसिंग ऑफ अ 2 कॉइन्स। तो आपकी सिंपल स्पेस ये कुछ बन के आ जाएगी। जितने भी पॉसिबल आउट, क्या इसके बिना कुछ और आ सकता है क्या? अरे सर नहीं आ सकता। अब तुझे बेटा सिंपल स्पेस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब आती है बारी इवेंट को समझने की। क्या बारी आती है सर? इवेंट को समझने की। बोल इवेंट क्या होता है, बोल इवेंट क्या होता है, जरा रिवाइज कर, रिवाइज कर। द रिजल्ट आर आउटकम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, आर या ऑब्जर्वेशन भी आप उसे बोल सकते हो। द रिजल्ट आर आउटकम आर बेटा ऑब्जर्वेशन, याद रखना किसकी? ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज इवेंट्स, या इसे इज कॉल्ड इवेंट्स। आर या तो हम ऑपरेशनली इन्हें डिनोट करते हैं ए बी सी डी से। आगे हम क्वेश्चंस में यह बातचीत करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एलिमेंट्री इवेंट्स। सर एलिमेंट्री इवेंट्स बोले तो क्या होता है यार? एलिमेंट्री इवेंट्स बोले तो क्या होता है सर? एक ऐसा इवेंट विच हैज ओनली वन आउटकम, जिसका एक ही आउटकम हो, ऑफ द गिवन सिंपल स्पेस। गिवन सिंपल स्पेस में से एक ही आउटकम ऐसा हो, स्पेस इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट कंटेन्स मोर देन वन आउटकम, अगर एक एक इवेंट के अंदर मोर देन वन आउटकम आता है, तो हम उस गिवन स्पेस को या उस तरह के इवेंट को बेटा कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। यह बात समझ लेना, बहुत बेसिक चीजें हैं। उसके बाद ओकरेंस, एक इवेंट का हो जाना, उसका ओकरेंस कहलाता है। व्हेन एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, ठीक है बेटा, तब हम कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट या ये इवेंट हुआ। इक्वली लाइकली इवेंट्स, 2 तरह के ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके इक्वल चांसेस ऑफ ओकरेंस हो, ठीक है बेटा? यानी कि 2 आर मोर इवेंट्स विच हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस, यानी कि जिनके होने के चांसेस बराबर है। जैसे भाई तेरे पास ट्रायल ऑफ अ कॉइन के अंदर या तो हेड आएगा या तो सर टेल आएगा। यह सिचुएशन तेरा इक्वली लाइकली इवेंट है। समझ गया बात सर? अब सर बिल्कुल समझ गया। अब इसके अंदर तुझे एक और चीज समझनी है बिफोर वी गो। हमारे पास यार बोल, मैंने तुझे एक सिचुएशन दिया, देख मैंने तुझे एक सिचुएशन दिया। मैंने कहा भाई ये एक 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 इस तरह का एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर बेटा मैंने ब्लैक कलर के कुछ बॉल्स ऐड कर दिए। क्या कर दिए बेटा? ब्लैक कलर के कुछ बॉल्स ऐड कर दिए। मैंने तुझे कहा, मैंने फरजाना या बशीर किसी को बुलाया और मैंने कहा भाई तू एक काम कर, इस बैग के अंदर तुझे नहीं पता किस कलर के बॉल्स हैं, मैंने तुझे कहा इस कलर के इस बैग के अंदर से
इस बैग के अंदर से बेटा मुझे एक रेड कलर का बॉल निकाल के देखो। आपने हाथ, आंखें बंद हाथ डाला, आंखें बंद हाथ डाला, और आपके पास बेटा क्या मिला? रेड कलर का बॉल। नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं मिल सकता। अरे सर, बैग के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के बॉल थे, अब रेड कलर का बॉल कैसे आएगा? अरे सर ऐसा, अच्छा तुम रेड से कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने कहा भाई एक काम कर, 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 एक काम कर बेटा, एक काम कर, ध्यान रख, एक काम कर। मैंने एक बैग ले लिया बेटा, या मान के चलो एक बॉक्स ले लिया। इस बॉक्स के अंदर सबके सब मैंने ग्रीन कलर के बॉल्स डाल दिए। ग्रीन कलर के बॉल्स ही इसके अंदर अवेलेबल है, ग्रीन कलर के बॉल्स ही। मैंने तुझसे कहा बिना देखे तू इस बैग के अंदर हाथ डाल और आप यहां से मुझे एक ब्लैक कलर की बॉल दिखा दो। क्या यह पॉसिबल है? बोल पॉसिबल है? सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर हमारे बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के बॉल्स हैं, इससे मैं रेड कलर नहीं निकाल सकता। मैंने कहा अगर मैं तुझसे पूछूं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो आप बोलोगे सर देयर आर रेड बॉल्स 0 डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 0। तो बेटा जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा 0 होती है, उस इवेंट को बेटा हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इम्पॉसिबल इवेंट। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा जा चुका है, ध्यान रखना। इम्पॉसिबल इवेंट की बेटा प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब मैंने कहा, मैंने शौकत को बुलाया, मैंने कहा भाई तू इस बैग के अंदर हाथ डाल और इस बैग के अंदर से मुझे ग्रीन कलर का बॉल डाल। अब सब सोचो, शौकत के हाथ में क्या ग्रीन कलर की बॉल आएगी? अरे सर जब बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के बॉल्स हैं, तो ऑब्वियस है सर उसके हाथ में ग्रीन कलर की बॉल आएगी, तो 100% चांस है कि ग्रीन कलर की बॉल आएगी। अरे सर बराबर 100% चांस है। तो मैंने कहा गेटिंग ए ग्रीन बॉल आउट ऑफ दिस बैग इज बेसिकली कॉल्ड एज श्योर इवेंट। इसे बेटा या तो हम श्योर इवेंट कहते हैं, या तो बेटा हम इसी चीज को सर्टेन इवेंट के नाम से जानते हैं। अरे बात समझा कि नहीं सर? अरे सर समझ गया। सर्टेन इवेंट मतलब श्योर इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो, चांसेस 100% हो आने के, उसे हम बेटा श्योर इवेंट कहते हैं। जिस भी आउटकम की, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, उसे बेटा हम श्योर इवेंट कहते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा 1 के बराबर होती है। यहां से तू एक चीज और समझा, प्रोबेबिलिटी का सबसे कम वैल्यू 0 है, प्रोबेबिलिटी का सबसे मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 है। समझ गए बात? प्रोबेबिलिटी का बेसिक वैल्यू 0, सबसे बड़ा वैल्यू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। तो बेटा 0 से लेकर 1 तक आपके पास इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी। यह बात तुझे हमेशा से बेटा याद होनी चाहिए। समझ गया बात सर? बिल्कुल समझ गया। मैंने कहा अगर यह कंडीशन तुझे पता है, अगर यह कंडीशन तुझे पता है, तो क्या हम अब कुछ क्वेश्चंस को बेटा करने के काबिल हो चुके हैं? बेटा बिल्कुल। अब मैंने कहा एक ऐसा इवेंट है दैट कैन नॉट अकर, वो हो ही नहीं सकता। बोलो ये कौन सा इवेंट है? आप बोलोगे सर इम्पॉसिबल इवेंट। बता इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वीडियो को पॉज कर, पहले क्लिक कर, फिर मेरा आंसर देख। ठीक है बेटा, तो ये हो ही नहीं सकता सर, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, बात खत्म। ये क्वेश्चन तेरे एमसीक्यू में आ चुका है 21, 22, 23, 3 साल लगातार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है बेटा, अब तुझे याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखो, ध्यान रखो, ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन ये है सर कि एक इवेंट है विच इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। हमने क्या कहा? एक ऐसा इवेंट जो कि बहुत कम चांसेस है उसके होने के। सर बहुत कम चांसेस है इस इवेंट के होने के। भाई मैंने कहा अगर किसी इवेंट के होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगी? बोलना यार, होगी कि नहीं? एग्जैक्टली 0 के बराबर होगी। लेकिन सर यहां 0.001 है। मुझे बता इन सारे वैल्यूज में से 0 के बहुत करीब कौन सा वैल्यू है?
सर सबसे बड़ा वैल्यू 0.1, फिर उससे छोटा 0.1, फिर 0. तो यार ये सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है जो कि 0 के साथ आएगा. दिस माइट बी योर आंसर. सो बेटा प्लीज मेक श्योर दैट आप इसे बहुत अच्छे से करके अपने एग्जाम में जाते हैं. अब एक क्वेश्चन याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. इनमें से कौन सा नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. कभी कभार इसमें आपको बेटा नेगेटिव वैल्यूज भी यहां दे रखते हुए 1/3 दे रखा, कभी नेगेटिव वैल्यूज भी दे रखे होंगे, तो नेगेटिव सीधा तेरा आंसर हो जाएगा जब भी तुम्हें नेगेटिव दिखेगा. हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन है और वो एमसीक्यू आता है, हर बार आता है, ये याद रखना. या तो वो क्वेश्चन आएगा बेटा, या तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में. ठीक है मेरी जान, आप ध्यान रख. मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा अगर तेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग के नॉट बी द प्रोबेबिलिटी. क्या 1/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है भाई? बोल 1/3 का वैल्यू कितना है? सर 1/3 का वैल्यू अगर हम देखें तो ये बराबर हो जाएगा 0.3333 अराउंड दिस. ठीक है बेटा, तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है. 1/3 का वैल्यू. कंफ्यूज मत हो जा यार. देख 1 को 0 लगाया तो यहां पे ऑब्वियसली 10 बना दिया, तो अपने पास 0 लगाने के बाद पॉइंट लिया, 3 3 9, फिर से 1, 3 3 9, 3 3 9, 0.33. प्रोबेबिलिटी हो सकती है. 0.1%, 0.1% भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना बेटा. बहुत सिंपल सी कहानी है भाई. 0.1% चांसेस है. ठीक है बेटा, चांसेस है 0.1%. जरा 0.1 को आप चेंज करो फ्रैक्शन के अंदर, तो ये तो 1/1000 हो जाएगा. क्या वो भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? सर इसका भी वैल्यू 0 है, तो यस इट्स आल्सो ए प्रोबेबिलिटी. 3% बाई 3/100, क्या ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 0.03 प्रोबेबिलिटी हो सकती है. अब मैंने बोला 17/16 को चेक कर, आपने देखा 16 1s are 0.1, फिर से एक 0 ले लिया, तो ये बन गया 170. तो ये तो सर 0 से बड़ा हो गया. 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी होगी क्या? नहीं होगी. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर इन दिस केस कि 17/16 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. बात खत्म? अरे सर बिल्कुल खत्म. अब बात करते हैं बेटा थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी एज अ थ्योरेटिकल अप्रोच. थ्योरेटिकल अप्रोच का मतलब क्या है? किसी भी सिचुएशन में तुम्हारे पास कुछ आउटकम्स दे रखे हैं और तुम उन आउटकम्स को देखते हुए अपनी प्रोबेबिलिटी को मेजर कर रहे हो. ठीक है बेटा, जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ऐसे बेटा यूज किया जाता है. समझ गया बात? दूसरा, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेरिमेंट टू कंडक्ट. ठीक है बेटा, पहली बात तो यह हो गई. मैथमेटिकली याद रखना, मैथमेटिकली द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. बात खत्म. क्या बोला मैंने? बाय थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. कितनी आसान कहानी. कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, तुझे 1 सेकंड से बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है मेरी जान, आगे देख. सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं. ध्यान रखना, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना. ऐसा कोई भी क्वेश्चन तेरे एग्जाम में उठ के आएगा ना, तू इसे सॉल्व करने के बराबर हो जाएगा, बट तुझे ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए. पहले इस क्वेश्चन को देख, तूने देख लिया होगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, फिर वीडियो पे आगे बढ़. अगर तुझे मेरी बात समझ आ गई है तो इसको कर सकता है. पहली बात, सर एक लॉटरी है, लॉटरी में आपको पता है देयर आर 8 प्राइजेस. कितने हैं बेटा? 8 प्राइजेस हैं. और अपने पास एंड 16 ब्लैंक्स हैं. मतलब एक बॉक्स के अंदर मैंने कुछ ऐसे कार्ड्स डाल दिए जिसके अंदर प्राइजेस लिखे हुए हैं. अगर आप रैंडमली उस कार्ड को क्लिक करते हैं आपको प्राइज मिलता है. लेकिन इसके अंदर देखो एक बॉक्स है भाई, इस बॉक्स के अंदर 8 कार्ड्स पे तो प्राइज है, 16 कार्ड्स ब्लैंक है यानी कि खाली है. अब तुझसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज. तेरे लिए फेवरेबल क्या है? प्राइज वाला केस जिसमें प्राइज है. प्राइज किसमें है भाई? 8 वाले में प्राइज है. तो तेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल
बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। बोल, नंबर ऑफ फेवरेबल बाय टोटल। अरे बोल भाई, फेवरेबल कौन से है तेरे पास? सर 8 मेरे पास फेवरेबल है, डिवाइडेड बाय द टोटल। द टोटल कितना है? कंफ्यूज नहीं होना, डिवाइड बाय 16 नहीं करेगा तू। हां, अब देख, टोटल नंबर ऑफ कितने? 8 प्राइस 16 ब्लैंक, 8 प्राइस 16 ब्लैंक, 8 और 6 कितना हुआ? 24। तो इसका मतलब सर 8 डिवाइडेड बाय 24 होगा, तो तेरा आंसर आएगा 8 1 जार 8 3 जार। योर आंसर इज बेटा 1/3। बात समझा तू? बात क्लियर हो गई? अब इस तरह से तू किसी भी तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा निकाल सकता है। समझ गया बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत खतरनाक है, यह आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है बेटा, तो हम इसको पहले करके समझते हैं। इसके ऊपर बेटा 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब थोड़ी देर के लिए तू ध्यान रखना कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से मैं सॉल्व करता हूं। अब मैंने कहा इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी कॉपी करके रखता हूं। क्यों सर? क्यों सर इसको कॉपी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा इसको थोड़ा सा बदल हिसाब से भी दिखा दूंगा तुझे। हो सकता है ये ना आए, उसका भाई आ जाए, तो तू इस काबिल हो कि दोनों को टैकल कर पाए, है ना? चलिए पहला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड विल हैव 53 संडेज इज। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में तुझे लीप ईयर पता होना चाहिए। लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है बेटा, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। लीप ईयर के अंदर, बाय लीप ईयर के अंदर, लीप ईयर के अंदर हमारे पास क्वेश्चन होता है 366 डेज होते हैं। बोल भाई, होते हैं कि नहीं? 366 डेज होते हैं लीप ईयर के अंदर। बाकी जो तुम्हारे लीप ईयर के बिना के साल होते हैं उनमें आपके 3.65 यानी कि 365 डेज, 365 डेज आपके पास होते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये आप सबको पता है। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या कहा तुमसे कि अगर आपके पास लीप ईयर में 366 डेज हैं, कितने हैं बेटा? लीप ईयर के अंदर 366 डेज है। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि दैट विल हैव 53 संडे। क्या चांसेस हैं कि लीप ईयर के अंदर 53 संडेज आ सकते हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी मेजर करिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले सर, अगर मैं बात करूं 366 डिवाइडेड बाय 7। अरे सर 7 क्यों डिवाइड कर दिया? सबसे पहले आप मुझे बताइए, एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? सर 7 डेज होते हैं। जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि इसके अंदर कितने वीक्स है। ठीक है बेटा, जब मैं वीक्स निकाल पाया तो मेरे पास एक्स्ट्रा डेज जो बचे हुए हैं वो भी पता चल पाएंगे। मुझे जितने वीक्स निकलेंगे उसमें तो संडे होगा ही होगा। ठीक है बेटा, अब देख कैसे करते हैं हम इसे। सर 7 5 आर 35। ठीक है मेरी जान, यहां से एक बचा आंसर 16, 7 2 आर 14। तो आपके पास बच के आए बेटा 2 डेज। यानी कि यह बात तो कंफर्म है कि लीप ईयर के अंदर 52 संडेज तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट होने की जरूरत है ही नहीं। 52 संडेज आर देयर इन अ लीप ईयर, तो यह बात आपको कैटेगोरिकली पता है। हमें क्या चेक करना है सर? 53 संडेज हो सकते हैं कि नहीं? बोल। अब 53 संडेज के लिए भाई तेरे पास 2 दिन बचे हैं। कितने हैं बेटा? 2 दिन। अब मैं आपसे यह कहता हूं कि भाई या तो ये 2 दिन जो होंगे ये होगा बेटा, या तो ये अपना संडे, ठीक है बेटा, या तो ये अपना संडे और मंडे हो सकते हैं बेटा। मैंने कहा या तो बेटा ये मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं। बोल होगा कि नहीं? या तो संडे मंडे होगा, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, या तो बेटा ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या तो बेटा वेडनेसडे थर्सडे होगा। बोल होगा कि नहीं? या तो बेटा थर्सडे, क्योंकि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बोल संडे के बाद क्या आया? मंडे आया, गंडे थोड़े आएंगे, है ना? समझ गया बात? संडे के बाद मंडे आ रहा है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन हो सकते हैं। या तो सर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या तो वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है। सर या तो थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे। हां, फ्राइडे हो सकता है। या तो सर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या तो मैंने कहा भाई सैटरडे और भैया अपने संडे हो सकता है। बोल होगा कि नहीं? बोल होगा कि नहीं? अरे सर बिल्कुल होगा।
अब मैंने कहा बता बता ये कितने सिचुएशन है जो एक्स्ट्रा 2 दिन बचे हैं, संडे मंडे, इसमें एक बार संडे आ रहा है, देख यहां मंडे ट्यूसडे, इसमें कोई चांस है ही नहीं, यहां ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सर सैटरडे संडे, 2 सिचुएशंस ऐसी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज यू कैन राइट इट एज कि सर ये होगा अपने पास 2 सिचुएशंस ऐसी है, तो 2 डिवाइडेड बाय 7, 2 डिवाइडेड बाय 7। समझ गया बात सर? अरे सर बिल्कुल क्लियर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगी। अब सर अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, और यहां मैं लीप ईयर को हटा के बेटा, ठीक है, क्या कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन नॉन लीप ईयर, ठीक है बेटा, या तो लीप ईयर को रख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सैटरडे दैट इज नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर के बगैर वाला साल अगर आता है तो इसके अंदर नॉट अ लीप ईयर के अंदर संडेज आने के क्या चांसेस हैं? ठीक है बेटा, जरा आप आंसर बोल। जैसे ही सर मैं 365 को डिवाइड करूंगा किसके साथ? 7 के साथ। एक बात तो कंफर्म, 7 5 35, ठीक है बेटा, अपान 15, बोल है कि नहीं, 7 2 14, बचा एक दिन, या तो ये संडे होगा, या तो ये मंडे होगा, या तो ये ट्यूसडे होगा, या तो ये वेडनेसडे होगा, या तो थर्सडे होगा, या तो फ्राइडे होगा, या तो बेटा सैटरडे होगा। बोल होगा? अरे सर होगा। अब मैंने कहा इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ध्यान रख लेना सर, संडे तो एक बार आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। तो इस वाले क्वेश्चन के 2 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक लीप ईयर बेस्ड और एक नॉन लीप ईयर बेस्ड। तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इसे बहुत अच्छे से बेटा ध्यान से करते हैं। समझ गए बात? अरे भैया चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, उससे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ निगेशन को समझते हैं, ये क्या होता है। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ अगर निगेशन की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी के अंदर एक इवेंट हो रहा है और एक इवेंट के ना होने के भी चांसेस हैं, तो देयर आर 2 चांसेस देयर, इज इट राइट? The event not A is called as the complementary event of that particular value. ठीक है, समझे? अरे नहीं समझे, सुनो कैसे। मैंने कहा एक इवेंट है भाई, क्या है? एक इवेंट है, द इवेंट नॉट A is called the complementary event of A and it is denoted by A dash या A complement, ऐसे A dash ऐसे या A बार से भी डिनोट करता है। समझ गए बात सर? बिल्कुल क्लियर। अब दूसरी बात है, द इवेंट नॉट ए अकर्स इफ एंड ओनली इफ इवेंट ए डज नॉट अकर। समझ गए बात? अब सर नहीं समझे, अब मुझे बोल, अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस बात पे तो तुझे अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने कहा एक क्वेश्चन है तेरे पास, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? याद रखना इसके लिए एक सिचुएशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज नॉट ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बेटा। किसके बराबर? यह फॉर्मूला याद रख ले, आएगा एग्जाम में, आ चुका है बल्कि। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए दैट इज पी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ए किसके बराबर होगी? नॉट ए किसके बराबर होगी? कीप इट एज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी। ये बात तू अच्छे से समझ ले, दैट इज 1 माइनस पी। तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को सर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब ये इवेंट और नॉन इवेंट पे पिछले कितने सालों में आपके बोर्ड ने बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अगर मेरी जान एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू 0.05, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अभी मैंने क्या बताया, फॉर्मूला याद रखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई
plus probability of an event that is not E is basically equal to 1. अब मुझे बोल, अगर E की प्रोबेबिलिटी तुझे पता है दैट इज 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E दैट इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E किसके बराबर होगा? तो सर ये बराबर होगा 1 माइनस 0.05 के। होगा कि नहीं? अरे भाई देख 1.00, ठीक है बेटा। अब 0.05 माइनस, सिंपल डेसिमल का माइनस भी अगर नहीं आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं यार बहुत बेसिक से तुमको चीजें बताते जाऊं ताकि तुम इस चीज को अच्छे से समझ पाओ। 10 में से 5 तो बेटा बचे 5, यहां 9 में से 0 तो बचे 9.1 अपने पास बचा 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज नॉट ई इज इक्वल टू 0.95। ये मेरी जान इस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी देके होगी, तुम्हें नॉट ई निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी के ना होने के चांसेस दे रखे होंगे और तुम्हें प्रोबेबिलिटी का इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो आई होप मेरी जान ये सारी बातचीत तुम्हें क्लियर होगी। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स की। ठीक है बेटा, सब लोगों को पता है यार, हमने हेड और टेल के बारे में बिल्कुल सुना है, हेड और टेल के बारे में सुना है। अब मुझे एक बात बोल, ठीक है बेटा, मैंने कहा अगर मान के चलो मैंने एक कॉइन को टॉस करा, या तो हेड आएगा या तो टेल, 2 आउटकम्स। अब मैंने बेटा 2 कॉइन्स को टॉस करा, कितने को? 2 कॉइन्स को टॉस करा। मैंने बोला या तो दोनों में एच, या तो दोनों में टी, या तो एक में एच, एक में टी, एक में टी, एक में एच। 4 आउटकम्स हो गए बेटा, 4 आउटकम्स हो गए। अब मैंने कहा 3 कॉइन्स को मैंने टॉस कर लिया, बोल क्या आंसर होगा तेरा? सर 3 कॉइन्स आपने लिए, एच 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 हो सकता है, टी 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 हो सकता है, ऐसे लिख लो। ठीक है बेटा, यहां जमघट हो जाएगा। तो देखो या तो 3 कॉइन्स का केस लेते हैं हम, 3 कॉइन्स का केस, या तो सर एच एच या तो सर टी टी। अब देखो कैसे रिप्लेस करोगे, आगे आपको आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब मैंने कहा देखो 2 एच वापस लिखो, इसमें एक टी डाल दो। ठीक है बेटा, ये पॉसिबिलिटी है, या तो 2 में हेड, 1 में टी आएगा, या तो सर आप एक काम करेंगे एच टी और एच आ सकता है, या तो सर टी एच और एच आ सकता है। क्या ये पॉसिबिलिटीज तुम्हें दिख रही है? अरे सर बिल्कुल दिख रही है। मैंने कहा टी है तो यार या तो टी टी एच होगा, या तो भाई टी एच टी होगा, या तो भाई टी और एच एच हो सकता है। क्या इसके बिना कुछ तुम्हें पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? आपका आंसर होगा सर नो। जब तुम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो, तीनों में हेड आ गया, सर पहली 2 में हेड, फिर टेल आ गया, फिर हेड, फिर टेल एच आ गया, फिर टी हेड हेड आ गया, फिर टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल हेड हेड। तो मतलब सर इस केस का सिंपल स्पेस आपके पास बनता हुआ आ रहा है, दैट इज 8 अपने पास ऑब्जर्वेशंस इसके अंदर आ रही है। अब यहां से तुम एक चीज याद रखोगे, किसी भी जगह तुम्हें आउटकम्स निकालने हो तो ये फार्मूला याद रखोगे 2n। ठीक है बेटा, आपके पास 2, ये सिर्फ कॉइन्स के लिए यूज करोगे, ये बात याद रख लेना। कॉइन्स के आउटकम्स कितने हैं? 2। अब तुम कितनी बार फेंक रहे हो? जब मैंने कॉइन को बेटा एक बार फेंका 2n, 2 आउटकम्स। जब कॉइन को 2 बार फेंका आई गॉट 4 आउटकम्स। अब अगर तुमसे कोई पूछे कॉइन को 3 बार तो कितने आउटकम्स? 8। कॉइन को कोई 4 बार ठोके, 4 बार ऊपर फेंके तो 2n, कितना हो जाएगा? 2n, सर 2 2 4, 4 4 16 आउटकम्स हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अपनी डाइस के लिए केस अलग है, अपनी डाइस के लिए बेटा केस अलग है। समझ गए बात को? ठीक है बेटा, बहुत क्लियर। अब ये चीज तुम अच्छे से याद रखते हो। अब सर इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं बोलो? ये क्वेश्चन होमवर्क, 3 coins are tossed. What is the probability of getting neither 3 heads nor 3 tails? Nor 3 heads और nor 3 tails. Getting इन 2 में से कोई भी आपको नहीं लेना है। सर जब 3 coins को टॉस करा, या तो बेटा अपने पास आएगा हेड हेड हेड,
या तो आएगा टेल टेल टेल, या तो आएगा एच एच टी, या तो आएगा एच टी एच, या तो आएगा बेटा अपने पास टी एच और एच। ठीक है बेटा। अब टेल्स की बात करें तो दो टेल फिर एक एच, फिर दो टेल बीच में एक एच, यहां पे भी टेल, फिर भाई यहां पे एच और यहां पे दो टेल्स। खत्म बात, खत्म बात। 8 आउटकम्स है। तुमसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर थ्री हेड्स नॉर थ्री टेल्स। बोलो आंसर क्या होगा। नॉर थ्री हेड्स ये नहीं आना चाहिए, और नॉर थ्री टेल्स, उसके बिना देखो ये हटा दो, ये हटा दो, क्या बचा तुम्हारे पास सर 6 आउटकम्स। ठीक है बेटा, 6/8, तो आंसर कितना हुआ 2 3 जार 6 एंड देन 2 4 जार, अपना आंसर होगा 3/4। कहानी खत्म। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन पूछ लिया, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, तो दोनों का 1/2 हो जाएगा, है ना बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके हेड्स के ऊपर बेटा बनाए जा सकते हैं। अब बात आती है डाइस की। क्या आती है बात डाइस की। डाइस को बेटा बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा सर डाइस के ऊपर 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट होते हैं। अगर इस डाइस को मैं ऊपर फेंकूं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 5 6 आएगा, खत्म। अब सर ये कहानी तो हमें पता है। रोलिंग ऑफ अ डाइस वंस, रोलिंग ऑफ अ डाइस वंस, रोलिंग ऑफ अ डाइस वंस। ठीक है बेटा, रोलिंग ऑफ अ डाइस वंस। मैंने क्या कहा बेटा, एक डाइस को हमने रोल किया एक बारी, एक डाइस को हमने रोल करा सिर्फ एक बारी। आउटकम्स क्या होंगे सर, आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यही होगा सर, कहानी खत्म। और क्या हो सकता, और कुछ नहीं है सर, बस यही चांसेस है। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो बेटा 6 आएगा। अब तुम समझे इस बात को कि नहीं सर। बिल्कुल सर, क्लियर है। अब मैंने कहा भाई एक बात सुन ले, एक बात सुन ले, अगर यार हम डाइस को 2 बार रोल करें, रोलिंग ऑफ अ डाइस, रोलिंग ऑफ अ डाइस, रोलिंग ऑफ अ डाइस, रोलिंग ऑफ अ डाइस ट्वाइस। जरा इस सिचुएशन को समझना। मैंने 2 डाइस हाथ में लिए, ऐसे ऊपर फेंक दिया, सिचुएशन ये हुई कि दोनों में 1 है। क्या ये आ सकता है भाई, बोल आ सकता है। अरे सर आ सकता है। अब मुझे बोल, क्या एक में 1 एक में 2 आएगा, बोल आएगा। एक में 3 एक में 1 एक में 3, एक में 1 एक में 4, एक में 1 एक में 5, एक में 1 एक में 6, आ सकता है क्या सर, आ सकता है। अब बोल भाई, एक में 2 एक में 1 आएगा, एक में 2 दूसरे में भी 2, एक में 2 दूसरे में 3, एक में 2 दूसरे में 4, एक में 2 दूसरे में 5, फिर इस तरह से कंटिन्यूअसली हम आगे बढ़ते रहेंगे। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है बेटा। अब भाई बोल 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, क्या ऐसा होगा सर, होगा। अब देख 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, क्या ऐसा हो सकता है भाई, हो सकता है। अरे सर बोल 5 6। अब सर अपने पास बचा लास्ट लाइन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, क्या इसके बिना कुछ और आएगा मेरी जान, जरा बोल किसके बिना। तू कोई भी सिचुएशन पकड़ ले भाई, किसी भी सिचुएशन का रिजल्ट तेरे यहां बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। सर मैंने डाइस फेंका, एक में 2 आया, एक में 3 आया, क्या यहां है, देख 2 3 है। तो मतलब सर एक डाइस को अगर मैंने एक बारी फेंका तो 6 रेज टू पावर 1, यानी कि रोलिंग 1 टाइम, तो आई गॉट हाउ मेनी इवेंट्स, ओनली 6 आउटकम्स। सर 6 रेज टू पावर 2 मैंने देखा, हाउ मेनी इवेंट्स आएगा, आई हैव गॉट आउटकम, सॉरी 36। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं एक डाइस को बेटा 3 बार रोल करेंगे तो यू विल गेट हाउ मेनी इवेंट्स, दैट इज आउटकम, सॉरी 216। अरे ये बात क्लियर हो गई सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। मैक्सिमम तुम्हारे एग्जाम में रोलिंग ऑफ अ डाइस ट्वाइस का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस बेटा कर लेते हैं, तो आपके और भी कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो जाएंगे। अब देखो,
A dice is thrown at once. आपने सिंपल स्पेस जल्दी से कलेक्ट कर लेनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बेटा, ये आउटकम्स है तेरे पास, ये आउटकम्स है तेरे पास। हमसे पूछा है डाइस इज थ्रोन वंस, मुझे पता है 6 आउटकम्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। देख इसमें प्राइम नंबर 2 है सर। देखो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, P फॉर प्राइम, तो प्रोबेबिलिटी होगी भैया 2, 3 एंड 5। ठीक है बेटा, प्राइम नंबर मतलब जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, पता होना चाहिए। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम इज इक्वल टू, फेवरेबल कितने हैं भाई, 1, 2 और 3, 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स दैट इज 6, 3 1s आर 3 2s आर, आंसर आएगा 1/2। अरे भाई सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। देखो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आए बेटा, 3 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 इज नथिंग बट 3 डिवाइडेड बाय 6। योर आंसर इज 1/2। समझ गया बात को? अरे बहुत अच्छे से क्लियर है। अब दूसरी बात है एन ऑड नंबर। ऑड के कौन कौन सा नंबर है देख, ऑड 1, 3 and 5, they are odd numbers. तो probability of getting an odd number is exactly equal to 1 divided by probability of getting an odd number कितने हैं बेटा, 3 है, 3 डिवाइड बाय 6, उसका भी आंसर 1/2 होगा। अगर आप इवन के भी बारे में बात करोगे तो इवन का भी आंसर बेटा क्या होगा, इवन का भी आंसर बेटा 1/2 ही होगा। समझ गए बात? अरे बहुत क्लियर, बहुत शानदार। हमने कहा भाई इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से तुझे बेटा पता होने चाहिए। अब बोल क्वेश्चन, ये 2 डाइस के कॉन्सेप्ट पे है। मुझे पता है, पता नहीं इस बार क्यों ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, the probability that the difference of the number shown on the dice is 1 is, अब देख ध्यान रखना बहुत अच्छे से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर, जिन 2 नंबर्स का डिफरेंस बेटा 1 के बराबर हो, जरा बोल इन 2 का डिफरेंस 1,1 का डिफरेंस सर किसके बराबर है, 1,1, 1,1 किसके बराबर बोल, 1 - 1 दैट इज 0, 2,1 क्या इसका डिफरेंस 1 के बराबर है बोल, ध्यान रख 2,1, अरे सर इसका तो डिफरेंस 1 के बराबर है, 3,1 का डिफरेंस 2, 4,1 का डिफरेंस 5,1, ये अब कोई नहीं आएगा। अब देख 2,2 का डिफरेंस 0, 2,1 ये भी तो आएगा, इसका भी डिफरेंस 1 के बराबर है। अब देख 2,3 का डिफरेंस, अरे सर ये तो नहीं होगा, 2,2 का डिफरेंस 0, 3,2 का डिफरेंस बोल, इसका आंसर आएगा क्या सर, 3 - 2 आंसर इज 1, 4,2 का 2, 5,2 का 3, 6,2 का 4, 3,1 का क्या आएगा, 3 - 1 दैट इज 2, 3,2 ये भी तो आएगा सर, 3 - 2 दैट इज 1, 3,3 0, 4,3 ये भी आएगा भाई, ये भी आएगा भाई, 3,5 नहीं आएगा, 3,6 नहीं आएगा, 4,1 आएगा क्या, नहीं सर, 4,2 आएगा क्या, 4,3 आ सकता है, 4 - 3 इज 2, 4 - 3 इज 1, ठीक है बेटा, 4,4, 4,5, 4,5 भी आ सकता है क्या, अरे सर आ सकता है, 4,6 होगा क्या, नहीं होगा सर। अब देख 5,1 का डिफरेंस होगा क्या सर, नहीं होगा। अब देख 5,2 नहीं होगा, 5,3 नहीं होगा, 5,4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 5,6 आ सकता है सर, आ सकता है, 6,1 का डिफरेंस नहीं होगा, 6,2, 6,3 नहीं होगा, 6,4 नहीं होगा, 6,5 हो सकता है, क्योंकि 6 - 5 का भी डिफरेंस 1 के बराबर है। हमें क्या चेक करना था भैया, डिफरेंस ऑफ बेटा, डिफरेंस ऑफ 2 के 1, अच्छा शोन ऑन द डाइस इज 1, ओके, डिफरेंस ऑफ 1, डिफरेंस ऑफ 1। अब मैंने तुम्हें बताया कितने सर्कल्स हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा 9 ऐसे सिचुएशंस हैं। तो 9 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, टोटल आउटकम्स 9 1s आर, 9 4s आर, तो 1/4 बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सो दैट इज 1/, अरे यही तो है, 1/4 आना चाहिए आंसर, 1/4 यानी कि 9 1s आर, 9 4s आर 36, 1/36 क्यों आ रहा है, डिफरेंस ऑफ 1, यानी कि सर आंसर आना चाहिए 1/1/1/,
मेरे पास कितने ऑप्शंस ऐसे आए जिनका डिफरेंस 1 के बराबर है, जरा बोलो, जिनका डिफरेंस 1 के बराबर है। हमसे क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन को चेक कर लो। The dices are thrown simultaneously. The probability that the difference of the numbers shown on the dice is 1. Difference on the numbers shown on the dice is 1. बिल्कुल सही। 2 और 1 का डिफरेंस सर 1 के बराबर, 2 और 1 का डिफरेंस यहां पे भी 1 के बराबर, 2 और 3 का डिफरेंस यहां पे भी 1 के बराबर, 3 और 4 का डिफरेंस सर 1 के बराबर। अब सर 4 और 3 का डिफरेंस 1 के बराबर, 5 और 4 का डिफरेंस, 4 और 5 का डिफरेंस 1 के बराबर, 6 और 1, तो ये तो हमारे पास आ गए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक 10। 10 आ रहा है क्या? 10 आ रहा है क्या? जरा एक बार चेक करो। ये 1 है बेटा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और बेटा 10, तो मतलब 10 डिवाइडेड बाय 36 है, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आएगा 2 5 आर, ठीक है बेटा 2 5 आर, और यहां आ जाएगा 2 18 आर, यानी कि 5/18 बेटा आंसर होना चाहिए। क्या हमारे पास 5/18 है? हाँ, यस, दिस इज द आंसर। ठीक है, बस इस चीज का बेटा आपको बहुत अच्छे से ध्यान जो है मेरी जान रखना है। समझ गए बात? बिल्कुल सही। When 2 dices are thrown, the probability of getting the same number is, भाई सेम नंबर कहां कहां आएगा? देख, एक तो सर 1 1 पे सेम नंबर है दोनों पे, 2 2 पे सेम नंबर है, 3 3 पे सेम नंबर है, 4 4 पे सेम नंबर है, 5 5 पे सेम नंबर है, 6 6 पे सेम नंबर है। तो ऐसी 6 सिचुएशंस हैं, तो इट मीन्स दैट 6 डिवाइडेड बाय 36 आपका आंसर होगा 1/6। बोल होगा कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए भाई? 1/6। खत्म कहानी। तो डाइस पे आई होप के इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपको पूछे जा सकते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। मैंने अभी आपको बोला ऑड नंबर 3 होते हैं, 3/6, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। तो बेटा इन क्वेश्चंस को आप अब इजीली बेटा कर सकते हो। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स के ऊपर। जरा बताओ। अरे भाई बोलना यार, बोलना यार, कितना आसान है यार। कार्ड्स, सर कार्ड्स, कार्ड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज तुझे मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? सुन ले। अरे ये वो वाले कार्ड नहीं है जो तुझे सट्टा खेलने में काम आएंगे, ठीक है? ये सिंपल मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के काम आएंगे। वो वाली प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा है, याद रख, ठीक है? सर के ही हमको क्या सिखा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल पत्ती सीख रहे, 3 पत्ती, नहीं इसको क्या 3 पत्ती बोलते हैं? नहीं यार, कुछ ऐसा ही बोल देंगे। अरे भाई 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 वायरल हो जाएंगे हमको। चलो देखो, हमने कहा सर हमारा जो डेक होता है वी हैव 52 कॉर्ड्स, ठीक है? डेक के अंदर बेटा 52 कॉर्ड्स होते हैं। कितने मेरी जान? 52 कॉर्ड्स होते हैं। याद रखना इस बात को। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 52 कॉर्ड्स। 52 कॉर्ड्स। पूरे ये जो ताश की डिब्बी होती है इसके अंदर 52 कॉर्ड्स होते हैं। 52 कॉर्ड्स के अंदर बेटा 26 आर ब्लैक और बेटा 26 आर रेड कॉर्ड्स। क्या है बेटा? 26 आर ब्लैक कॉर्ड्स और 26 आर रेड कॉर्ड्स। अरे ये बात को समझा तू? 26 ब्लैक 26 रेड कॉर्ड्स है। अरे बात को समझा कि नहीं? अबे मैंने कहा ये तो एक नॉर्मल ग्रुप है। अब बेटा इस कार्ड्स को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप्स में? 4 ग्रुप्स में। याद रखना बहुत अच्छे से। सर हमारे पास एक ग्रुप का नाम है क्लब्स, एक को बेटा हम कहते हैं स्पेड्स, ठीक है बेटा, और एक ग्रुप का नाम है हार्ट्स, और एक ग्रुप का नाम है बेटा डायमंड्स। क्या है नाम? डायमंड्स, ठीक है बेटा। क्या है नाम? डायमंड्स। 4 ग्रुप है हमारे पास। अब ये जो हार्ट्स होते हैं बेटा ध्यान रखना, ये अपन के रेड कार्ड्स हैं, ये 2 ग्रुप, और ये जो 26 ब्लैक्स होते हैं इसके अंदर क्लब्स आते हैं और क्लब्स के साथ साथ स्पेड्स होते हैं। अब मैं ये तुम्हें दिखा रहा हूं। देखो बेटा, इस कैटेगरी को हम स्पेड्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं बेटा? स्पेड्स के नाम से जानते हैं। इस वाली कैटेगरी को बेटा हम क्लब्स के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा? इन वाले का दिल तो पागल है ना? हार्ट बोलते हैं, हार्ट्स बोलते हैं। और ये वाले भाई साहब होते हैं अपने डायमंड्स। क्या होते हैं बेटा? डायमंड्स। तो 4 तरह के कार्ड्स हैं, आप सीख लो अब इन सब में। अब मैंने कहा इन 4 कार्ड्स के अंदर
इन 4 तरह के ग्रुप्स के अंदर हर एक ग्रुप के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो हर एक ग्रुप के अंदर कितने कार्ड्स है बेटा? 13 कार्ड्स। ठीक है बेटा, 13 कार्ड्स। अब तुम इस ग्रुप को थोड़ा सा डिफाइन करो और समझने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, अब आपको इसके अंदर बहुत सारा के कार्ड्स मिलते हैं। देखो ये जो 4 कार्ड्स हैं बेटा, इन्हें हम एसेस बुलाते हैं। ठीक है बेटा, एसेस बुलाते हैं। इन कार्ड्स को बेटा हम जैक्स बुलाते हैं। ठीक है बेटा, जैक्स बुलाते हैं। इन कार्ड्स को बेटा हम क्वीन कहते हैं, 4 क्वींस। इनको बेटा चारों को किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग। इनके ऊपर चेहरा बना होता है, फेस बना होता है, और इस फेस बनने की वजह से हम इन कार्ड्स को बेटा फेस कार्ड्स के नाम से जानते हैं। क्या कार्ड्स के नाम से जानते हैं बेटा? फेस कार्ड्स के नाम से जानते हैं। क्या कार्ड्स के नाम से जानते हैं बेटा? फेस कार्ड्स। तो इसका मतलब है सर फेस कार्ड्स हमारे पास हैं 12। ये याद रखना, इनकी काउंटिंग याद रख लेना। ठीक है बेटा। एस कार्ड्स कितने होते हैं भैया? एस कार्ड्स होते हैं हमारे पास 4। ठीक है बेटा। अब आपसे कोई पूछे कैटेगोरिकली कि सर अब हमें बताइए इस सारे ग्रुप की क्लासिफिकेशन। देखो कार्ड्स कितने हैं भाई? 52। हर एक ग्रुप के अंदर 13, इस ग्रुप के अंदर भी 13, इस ग्रुप के अंदर भी 13, इस ग्रुप के अंदर भी बेटा 13। अब डायमंड्स अपने रेड कलर के होते हैं और हार्ट्स भी रेड कलर के होते हैं। क्लब्स अपने, स्पेड्स और क्लब दोनों के दोनों बेटा अपने ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। तो ये बात आप अच्छे से बेटा समझ लेना, हर एक के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। तो याद रखना, यानी कि अपने पास सर स्पेड्स कितने हैं? 13, ये याद रख लेना। क्लब्स कितने हैं भाई? 13 हैं। ठीक है भाई। डायमंड्स कितने हैं भाई? डायमंड्स भी हैं सर अपने पास 13, है ना। तो सर अपने पास हार्ट्स कितने हैं? हार्ट्स भी है भाई 13, ये याद रख लिया तूने। अब इसके बारे में मैंने तुझे कहा एसेस कितने हैं सर? 4। किंग कितने हैं सर? 4, ये याद रख लेना। अरे सर क्वींस कितनी हैं सर? ये भी 4 है। ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा कि अपने पास जैक्स कितने हैं? आप बोलेंगे सर 4। अब मैंने तुम्हें कहा ये तो सब नॉर्मल है। मैंने कहा बोल ब्लैक कलर के जैक्स कितने हैं? बोल ब्लैक कलर के जैक्स कितने हैं? सर टोटल जैक्स 4 हैं, उनमें से 2 ब्लैक हैं 2 रेड हैं। सिंपल सी भाषा याद रखोगे। मैंने कहा आपके पास जैक की बात की जाए तो 2 ब्लैक कलर के जैक्स हैं। किंग भाई 2 ब्लैक कलर के किंग्स हैं। अगर क्वीन की बात की जाए तो क्वीन में भी 2 ब्लैक कलर की है। और अरे भाई एस की अगर बात की जाए तो एस भी 2 भाई ब्लैक कलर के हैं। अगर फेस कार्ड्स की बात की जाए, अभी बोला था 12 कार्ड्स हैं, उसमें से फेस कार्ड 6 ब्लैक है और 6 बेटा रेड है। एक और कॉन्सेप्ट है ऑनर कार्ड्स। ठीक है बेटा, ऑनर कार्ड्स। ठीक है। अब हो सकता है आपके बोर्ड में पूछा जाए, ऑनर कार्ड्स बोलते हैं बेटा 16 कार्ड्स हमारे पास ऑनर्स होते हैं। ठीक है। इसमें आते हैं 4 एसेस, 4 क्लब्स, 4 किंग्स, 4 क्वींस, यानी कि पावर के हिसाब से ये कार्ड्स हैं। ठीक है बेटा। 4 जैक्स, ये टोटल 16 कार्ड्स हैं, तो इनको ऑनर कार्ड्स बोला जाता है। ठीक है बेटा। अब तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता चल चुकी है। अब इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, नंबर्ड कार्ड्स कितने होते हैं? देखो बेटा टोटल हमारे पास है 52 कार्ड्स, उसमें से नंबर कार्ड्स कहां से कहां तक है? 2 से लेकर 10 तक। देखो मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? देखो नंबर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो नंबर कार्ड्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं भाई, जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। अब टोटल सेट में कितने नंबर कार्ड्स हैं जरा बोल। सर अगर एक सेट में 4, तो नंबर्ड कार्ड्स की अगर बात की जाए तो नंबर कार्ड्स जो है हमारे पास, नंबर कार्ड्स कितने हैं सारे? याद रखना, जिनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, नंबर कार्ड्स आर बेटा 36 कार्ड्स। तो ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर अब बेटा क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो क्विकली तैयार हो जाइए, कुछ क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश कर रहे हैं।
one cord is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability of getting a 6? Getting a 6, probability of getting a 6. 6 कहां आ सकता है नंबर कार्ड्स में? सर 6 एक में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। ध्यान रख, ध्यान रख, देख 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 देख, तुझे कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, ये बात की गारंटी है। देख 6 या तो यार ये आएगा, या तो ये वाला 6 आ सकता है, या तो ये 6 आ सकता है, या तो ये 6 आ सकता है। मतलब 4 कार्ड्स हैं जिनके ऊपर 6 लिखा हुआ है, 4 कार्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 6 लिखा हो सकता है। तो मतलब सर 4 डिवाइडेड बाय टोटल 52, तेरा आंसर क्या होगा? बोल जल्दी। 4 1s आर एंड 4 13s आर बेटा 52। समझ गया? 1/13 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गया? आपके पास सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/13। A cord is drawn from a deck of 52 cards. The event E is that the cord is not an ace card. The cord is not an ace of hearts. Okay, ace of hearts. आपसे बोला गया प्रोबेबिलिटी आपके बाद बताई गई है, या आप ऐसा मान के चलो कि आपके पास पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में से एक एस ऑफ हार्ट्स को रिमूव कर दिया, हटा दिया, ऐसा समझ लो। 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, कुछ देर के लिए। मैंने कहा अगर एस ऑफ हार्ट्स रिमूव किया तो एस ऑफ हार्ट्स, ओनली 1 कार्ड इज देयर एस ऑफ हार्ट्स। एस ऑफ स्पेड्स भी है, एस ऑफ क्लब्स भी है, एस ऑफ डायमंड्स भी है। एस ऑफ हार्ट्स बेटा तेरे पास एक कार्ड है। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज, फेवरेबल टू ई इज। अब रिमूव का वाला वर्ड हटा दो, वापस भूल जाओ रिमूव वाले को, क्योंकि इस कार्ड को रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है बेटा, रिमूव नहीं किया गया है, ये उधर ही है उसके अंदर। ठीक है, आपको बोला ये एक कार्ड नहीं है, उसके बिना आपको ढूंढना है। तो आप बोलिए आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, बोलो। ठीक है, आपसे पूछा द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज, इस ई के आने के कितने चांसेस हैं? नॉट ई क्या है? एक कार्ड। अब ई के कितने चांसेस होंगे फेवरेबल? सर दे आर 51। आंसर इज दैट। टोटल कितना था? 52। बहुत सिंपल। अब सर बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हो गए, डाइस का कॉन्सेप्ट हो गया, कॉइन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके बोर्ड ने 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4 में पूछे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सारी चीजों के बारे में बातचीत जो है बेटा बहुत डिटेल के अंदर की जाए। द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ पास्ट 250 डेज, कितने हैं बेटा? 250 डेज का रिजल्ट है। वेदर फॉरकास्टिंग दिखाई गई है, कंसेक्यूटिव डेज। इट इज वेदर फॉरकास्ट वेर करेक्ट फॉर 175 डेज। वेदर फॉरकास्ट करेक्ट कितने दिन था? मतलब हमारे श्रीनगर से सोनम लोटस ने भैया कहा बारिश होएगा, 250 डेज तक उसने बता दिया कि ऐसी सिचुएशन होएगी, और 250 डेज तक उसने कभी कहा बारिश होगी, कभी कहा बर्फ होगी, कभी कहा धूप होगी। और ऐसा आउट ऑफ 250 डेज में से देखा गया कि 175 टाइम्स ही वाज करेक्ट बिकॉज ही इज सोनम लोटस। अब अगर वो 175 टाइम्स करेक्ट है, तुमसे क्या पूछा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट? क्या होगा जरा बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ द करेक्ट वेदर फॉरकास्ट कितनी होगी? 175/250, खत्म बात। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट? अगर 175 टाइम्स वो करेक्ट है 250 में से, तो नॉन करेक्ट कितना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कितनी होगी बोल? 75 आउट ऑफ 250। अभी कोई सोच रहा है 75 किधर से आया, क्वेश्चन में नहीं है। टोटल 250 दिन के लिए उसने बोला 175 टाइम्स ही वाज करेक्ट, 75 टाइम्स ही वाज इनकरेक्ट आउट ऑफ टोटल 50। वो हमने खुद से सोच लिया। टोटल कितनी बार बोला उसने? 250। 175 टाइम्स ही वाज करेक्ट। अब इनकरेक्ट कितने टाइम्स था फिर 250 में से? सर 75 टाइम्स। हाँ, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, एक बैग के अंदर एक रेड बॉल है, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। एक बैग है मेरी जान, इसके अंदर एक रेड कलर की बॉल है, एक बेटा एक रेड कलर की बॉल है। ध्यान रख बहुत अच्छे से, ध्यान रख बहुत अच्छे से, कंफ्यूज नहीं, बोर भी नहीं होना है। एक रेड कलर की बॉल है भैया, एक बॉल जो है वो येलो कलर की बॉल है। ठीक है, एक बॉल जो है बेटा वो येलो कलर की है। ठीक है बेटा, अच्छा
A रेड बॉल, a ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल भी है बेटा, एक ब्लू बॉल भी है, एक ब्लू बॉल भी है। इसके अंदर एक बॉल ब्लू है बेटा, ठीक है, 3 कलर के बॉल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। हमसे पूछा गया ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सारे बॉल सेम साइज के हैं, ठीक है बेटा। Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the येलो बॉल? येलो बॉल कितना है बोल भाई, कितने है येलो बॉल? सर एक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितनी हो जाएगी? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बोल? रेड बॉल भी तो एक सर, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल भी कितना है भाई? एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू भी आएगी 1/3। समझ गया बात? कितना आसान है। अरे सर ये तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हाँ, आउट ऑफ 14 बॉयज and 11 girls of class, one student is to be selected for social work. एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया सोशल वर्क के लिए। 14 बॉयज हैं, 11 गर्ल्स हैं एक क्लास के अंदर, उनमें से एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया सोशल वर्क के लिए। समझ गया तू बात? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए गर्ल। अरे भाई बोलो, आपके पास कितनी गर्ल्स हैं? बोल भाई। 11 है भाई साहब, 11 गर्ल्स। आपके पास बॉयज कितने दे रखे? बोल। बॉयज हैं सर अपने पास 14 बॉयज, ठीक है बेटा, 14 बॉयज। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल कितनी होगी जरा बोल। गर्ल्स मेरे लिए फेवरेबल हैं यहां पे, तो बेटा 11 अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 11 + 14 दैट इज 25, ठीक है बेटा। तो ये है प्रोबेबिलिटी के चांस ऑफ गेटिंग ए गर्ल, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, आसान। सेम इस तरह का क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.0992. What is the probability that the student have the same birthday? Same अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 स्टूडेंट्स दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? अगर प्रोबेबिलिटी ना होने की 0.092 है तो होने की कितनी होगी? 1 - 0.092 दैट इज 0.08। बात खत्म, ठीक है बेटा, 0.008। समझ गया तू बात को? कर लेगा तू, ये वाला पार्ट तेरे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन हाँ तेरे लिए भैया होमवर्क है। इस तरह के मैं बहुत सारे तुझे दिखा चुका हूं। अब देख ये वाला क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। इस तरह का एक बैग है, इसके अंदर 3 रेड है और 5 ब्लैक है। टोटल बॉल्स कितने हैं बेटा? देख, टोटल तुझे हमेशा याद रखना है, टोटल बॉल्स कितने हैं भाई? 5 + 3 दैट इज 8, ठीक है बेटा। अब अपने पास रेड कलर के कितने बॉल्स है भाई? रेड कलर के 3 है भाई। ब्लैक कलर के कितने बॉल्स है भाई? 5 है। प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड कितने हैं भाई? 3, 3/8। नॉट रेड मतलब नॉट रेड तो ब्लैक ही हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितनी होगी? नॉट रेड कितनी होगी भाई? 5/8, ठीक है। अब ये कहानी तुम्हें आसान तरीके से आ जाएगी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बेटा अब तुझे यहां से आगे होमवर्क देने जा रहा हूं, ठीक है बेटा, होमवर्क देने जा रहा हूं, तो ये आप इजीली अब कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास होमवर्क है। यहां पे देखो, एक स्पिनर है, घुमाया इसको, क्या ये 1 पे रुकेगा, 2 पे रुकेगा, 3 पे रुकेगा, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे? यही तो आउटकम्स कितने हैं? 8। हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, 8 तो एक बार है, 1/8। प्रोबेबिलिटी दैट इन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, 4/8 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8। तो ये वाला भी बेटा आपके पास ऑलमोस्ट मैंने तो बता ही दिया ये क्वेश्चन, अब होमवर्क क्या क्या ही रखोगे। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को थ्रो किया गया वंस, प्राइम नंबर ए नंबर लाइंग बिटवीन 2, 6, ये तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बट स्टिल यू विल ट्राई इट एज होमवर्क, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉर्ड्स के ऊपर, ठीक है। कॉर्ड्स के ऊपर सर हमने क्वेश्चन नहीं किया, तो चलिए कॉर्ड्स के ऊपर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। One chord is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of a king of red color. जरा ध्यान रख, किंग कितने हैं सर? 4 किंग हैं।
किंग ऑफ रेड कलर कितने हैं भैया? 2 ही है। तो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर की कितनी हो जाएगी? किंग ऑफ रेड कलर की कितनी हो जाएगी? 2 ही है। फेवरेबल 2 डिवाइडेड बाय 52, दैट इज नथिंग बट 1/26। खत्म बात। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? सर फेस कार्ड से अपने पास 12। ठीक है बेटा, 12/52। इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख लेना। द रेड फेस कार्ड, रेड फेस का तो बेटा 6/52। खत्म कहानी। द जैक ऑफ हार्ट्स, बोलो हार्ट्स में कितने जैक्स हैं? सर एक है तो 1/52। जैक ऑफ हार्ट्स ओनली बोला। अगर इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ही बोला होता तो जैक हमारे पास टोटल में 4 हैं, लेकिन इसने कैटेगोरिकली बोल दिया जैक ऑफ हार्ट्स एक ही है, तो 1/52। ठीक है बेटा। एस्पेड, एस्पेड, स्पेड्स कितने हैं मेरे पास? 13, तो आंसर हो जाएगा 13/52। खत्म बात। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, द क्वीन ऑफ डायमंड्स इज ओनली 1। अगर क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो वो तो 4 है, लेकिन सिर्फ डायमंड के क्वींस के बारे में बात हो रही है, तो भैया एक ही तो है हमारे पास, क्वीन अपनी एक ही है भैया। द क्वीन ऑफ डायमंड्स इज 1/52। ये आपके पास आंसर हुआ, हो जाएगा। समझ गए बात को सर? बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन। अब क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जैक। अब किसी जैक के बारे में नहीं, जैक इज टोटल 4। अब नॉर्मल जैक है 4/52। एन एस ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स के अंदर सिर्फ एक एस है, तो 1/52। स्पेड्स 13 होते हैं, उसके अंदर एक एस है। ए रेड कार्ड, बोल भाई रेड कार्ड कितने होते हैं? सर 26 होते हैं, तो 26/52, दैट इज 1/2। अरे भाई, अरे भाई, आगे 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 आगे। A coin is tossed 2 times, find the probability of getting at most 1 head। तो बेटा ये आपके पास होमवर्क है। अब सर ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास होमवर्क है। मेक श्योर एग्जाम से पहले, जाने से पहले बेटा ये क्वेश्चन आप जरूर बेटा ट्राई करके जाते हैं। तो मैंने आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस बेटा आपको दिए, मेक श्योर दैट कि आप इन्हें बहुत अच्छे से ट्राई करके जाते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपडेट रहिए अपने हर एक तरह के इंफॉर्मेशन, अपने एग्जाम्स के रिलेटेड हर एक तरह की इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्लास क्या करना है लाइफ में, फ्यूचर काउंसलिंग, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन these 2 scanners। one is JK Bose वाला व्हाट्सएप चैनल एंड अनदर इज JK Bose वाला टेलीग्राम चैनल। तो प्लीज इन्हें ज्वाइन करना ना भूलिए। मिलते हैं बेटा अब मैराथन्स के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप सब बहुत अच्छे से मेहनत करो, ऊपर आओ, और मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छा करके आओगे। तुम अपनी मां बाप का नाम जो है बेटा रोशन करोगे, तुम अपने मां बाप के लिए मिसाल बनोगे, तुम अपने सोसाइटी के लिए मिसाल बनोगे, क्योंकि तुम ही कर सकते हो, तुम ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, और कोई दूसरा नहीं आएगा। बस अपने साथ एक वादा कर लो कि हां भाई मैं करेगा, मैं सर करके दिखाएगा दुनिया को। ठीक है बेटा। टिल देन वी आर मीटिंग द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। अपना ध्यान रखो। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर गन शॉट सीरीज। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।